नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में प्रस्तावित अल्पसंख्यक बॉयज हॉस्टल का विरोध तेज हो गया है। सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और बीजेपी के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ बाजार बंद करके पैदल मार्च निकाला। इस दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सांगानेर की 99% जनता हॉस्टल के विरोध में है। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए यहां पर हॉस्टल का निर्माण करवा रही है, जिसका निर्माण हम किसी भी सूरत पर नहीं होने देंगे। बीजेपी के दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने हज हाउस का आवंटन सांगानेर में किया था, लेकिन विरोध के बाद उसे निरस्त करना पड़ा था। उसी तरह बॉयज हॉस्टल के आवंटन को भी राज्य सरकार को निरस्त करना होगा। बीजेपी नेता रामचरण बोहरा और विधायक अशोक लाहोटी ने कहा है कि यदि राज्य सरकार को बॉयज हॉस्टल का निर्माण करना ही है तो रामगंज, करबला, ईदगाह, खोना गोरियां जैसे इलाकों में करे। सांगनेर में सामुदायिक विशिष्ट के लिए किसी भी हॉस्टल की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि आवासन मंडल ने प्रतापनगर सेक्टर 3 में 1000 विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने के लिए 5000 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया है, जिसके बाद से ही बीजेपी के साथ ही हिंदू संगठनों के नेता, समाजसेवी, उद्यमी, व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसके पहले भी विधायक अशोक लाहोटी में आवासन मंडल कमिश्नर पवन अरोड़ा को ज्ञापन सौंपकर जमीन का आवंटन निरस्त करने की मांग की। तो वहीं 2 दिन पहले जैसलमेर में पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में भी बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने इस मामले में भी राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक समुदाय विशेष को खुश करने के आरोप लगाए थे। इस बीच कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल यहां पर उठता है कि क्या वाकई में राजस्थान में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्या कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए समुदाय विशेष को खुश करने का काम कर रही है? और साथ ही साथ कि बीजेपी कांग्रेस पर जो तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है उसमें दम कितना है आखिर? आज की हमारी बड़ी बहस इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं सवालों पर केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जयपुर स्टूडियो से भी जुड़ेंगे, जो इस विषय पर चर्चा करेंगे, अपने विचार जो है रखेंगे। तो जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इन सब के बीच बयानबाजियां जो हैं वो भी देखने को मिली हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कांग्रेस सरकार जब जब आती है, देश प्रदेश का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने की एक विशेष समुदाय को लेकर ये एक सोची समझी चाल के माध्यम से काम करती है। पहले यहाँ पर हज हाउस की कमेटी का हज हाउस के लिए जमीन आवंटन किया, उसको हमने जोर जबरदस्ती करके और सरकार के घुटने टिकाकर उसको निरस्त कराने का काम किया। और अब जहाँ पर 90% हिंदू समाज रहता है, वहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों के लिए हॉस्टल बनाने का काम और सौहार्दपूर्ण वातावरण, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखने का काम ये कर रहे हैं। हम आज ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, या तो आवंटन निरस्त किया जाए, अब सड़कों पर उतरकर सरकार के घुटने टिकाकर और हम आवंटन निरस्त कराना जानते हैं। रेवड़ियां बांट रहे हैं, 2000 की 5000 दे, 5000 की 10,000 भी दे सकते हैं। इनके जेब से लग क्या रहा है? जब विकास की बात आती है तो इनकी जेब फटी हुई नजर आती है। और एक विशेष समुदाय को राजी रखने के लिए इनके पास जमीनें हैं, इनके पास महकमे हैं, इनके पास पद हैं। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार की जो भावना है, उस भावना को इस देश में जो राम 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 कहेगा वही देश में रहेगा वाली भावना आज हिंदू समाज की है और रहेगी। प्रतापनगर क्षेत्र में जहां 99% आबादी हिंदू समाज की है, वहां अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम से 1000 लड़कों का बॉयज हॉस्टल के लिए जमीन निःशुल्क आवंटन करना, इसको यहां का हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आज संघर्ष समिति के माध्यम से ये आंदोलन का आगाज है। और जिस प्रकार पहले हज हाउस के समय हज हाउस का आवंटन सरकार को निरस्त करना पड़ा, वैसे ही इस यहाँ पर बॉयज हॉस्टल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सरकार को यदि समुदाय विशेष से ज्यादा प्रेम है तो उनके लिए रामगंज में हॉस्टल बनाए, करबला में बनाए, ईदगाह में बनाए, खो नागौरियान में बनाए, लंकापुरी में बनाए,
यहाँ प्रताप नगर में, सांगानेर में इस प्रकार से समुदाय विशेष के लिए कोई हॉस्टल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ सब लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर किसी सूरत में इस हॉस्टल को नहीं बनाने दिया जाएगा। इस हॉस्टल का यहाँ की 99% आबादी विरोध कर रही है। मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, एसटी भी रहते हैं, वहाँ तो किसी भी झगड़ा नहीं हो रहा। भाभा हॉस्टल, डीबीएन, अम्बेडकर, सब में जाओ, सब में हर हॉस्टल में मुस्लिम बच्चे भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ये झगड़ा ही नहीं है। बीजेपी को समझ लेना चाहिए। कर्नाटक में बीजेपी ने कोशिश की थी और नारा लगाया था कि बजरंग बली की जय लगाओ और बीजेपी के निशान का बटन दबाओ। उल्टा हो गया, बजरंग बली आए, संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी और बटन कर्नाटक की जनता ने हाथ का दबा दिया। तो बजरंग बली का हाथ कांग्रेस के साथ है, तो हाथ तो हमारा निशान है ना। बजरंग बली के हाथ का आशीर्वाद कांग्रेस पर है। अब कांग्रेस पर आशीर्वाद है बजरंग बली का, भगवान राम का, ठाकुर जी का, सबका। अब बीजेपी का झूठ फरेब इसलिए नहीं चलेगा। बीजेपी के कारण देश में भूख से मौतें हो रही है, बेरोजगारी से मौतें हो रही है, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हर एक घंटे में 4-5 लोग आत्महत्या करते हैं महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के कारण। बीजेपी को काम बताना पड़ेगा। लगातार प्रदेश में विरोध जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिस तरीके से अमर सागर से भी कल जानकारियां सामने आई थी, पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं के जो घर थे वो तोड़ दिए गए थे, वो हटा दिए गए थे। उसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इसके बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने आ गए थे। और अब जिस तरीके से यहाँ पर छात्रावास बनाने की बातें सामने आई हैं, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की बात जिस तरीके से सामने आई है, इसका भी विरोध अब देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन के नेताओं की ओर से इस विषय में पैदल मार्च भी निकाला गया है। तो इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा जो है केंद्रित है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ राजेश तांबे जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है, और साथ ही साथ कांग्रेस नेता भरत मेघवाल जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत भरत मेघवाल साहब से ही मैं करना चाहूंगा, सत्ता पक्ष के नेता हैं जिस तरीके से। भरत जी, जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में ये विरोध देखने को मिल रहा है अल्पसंख्यक हॉस्टल को लेकर, इस विरोध को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर हम अभी जो ताजा तस्वीरें सामने आई थी, अगर उन ताजा तस्वीरों को भी लेकर बात करें, जिस तरीके से अमर सागर से तस्वीरें सामने आई थी जहां पर पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया था, एक तरफ वहां ये बातें चल रही थी, वहां वो चर्चा हो रही थी, जहां पर वो आक्रोश लोगों का शांत नहीं हुआ था। अब इस ओर अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया जा रहा है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन। जनता पार्टी का तुष्टीकरण करने का काम है, वो आज सबके सामने आ गया। जब 6 महीने चुनाव के रह गए हैं तो इनका यही प्रयास रहता है कि किस तरह से प्रदेश में अशांति को फैलाया जाए। इनको अभी जैसे माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करनी, महंगाई पर कोई बात नहीं करनी। कोरोना जैसे समय पे जब ऑक्सीजन की राजस्थान को जरूरत थी, तब कहाँ गए थे ये धरना देने वाले? जब यहाँ महंगाई से लोग त्रस्त हैं तब इनके सामने बात नहीं आती। ईआरसीपी के ऊपर इनसे बात कही नहीं जाती, किसानों के लिए इनसे बात नहीं कही जाती, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। जहां विपक्ष को मजबूती के तौर से सड़क पर आकर विरोध करना चाहिए, वहां पर ये किसी भी तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, न ही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। और आज तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बता देती है कि किस तरीके से ये किसी वर्ग को केंद्रित करके उस पर बार बार निशाना लगाती है। हमें देखिए समझना पड़ेगा कि ये देश सभी धर्मों से मिलकर बना है, ये किसी व्यक्ति विशेष का देश नहीं है। लोकतंत्र और इस देश का संविधान सबको समान रूप से हर एक चीज की आजादी देता है, चाहे वो जीवन जीने की हो, चाहे वो अपनी जो भी धर्म है उस धर्म की प्रार्थना करने की हो, या कोई अन्य आजादी जो भी होती है। लेकिन आपने देखा कर्नाटक में किस तरीके से इन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव करने का प्रयास किया और इन्हें वहां पर मुंह की खानी पड़ी। मतलब हार देखिए इनको कितनी ज्यादा तरीके से, इनको 40 सीटों से ज्यादा का, इनको 40 सीटों के आसपास का इनको नुकसान हुआ। उसी तरीके से अब ये राजस्थान में इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। अशोक लाहोटी जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 4.5 साल कहाँ घूमते आप, कहाँ घूमते? सांगानेर की धरा पर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी किस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं आपको पता है? और आज आपको इस तरह का मौका मिल गया। राजस्थान की धरा पर जिस तरीके से माननीय अशोक गहलोत जी राहत महंगाई से महंगाई में राहत दे रहे हैं, जिस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आए दिन नए नए स्कूल बन रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, आप उस चीज को नहीं देखते।
यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सभी धर्मों को लेकर, सभी जी। वर्गों को लेकर समान विचारधारा के साथ काम करती है, क्योंकि हम सब में हम इंसान में उस भगवान को देखते हैं। हमारे लिए सब बराबर है। हम किसी भी तरह से किसी व्यक्ति विशेष जी। या वर्ग विशेष की बात नहीं करते। अभी 3 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट का अनुमोदन किया है, जिसमें सभी जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार जी। किया जाएगा, जी। रंग रोगन पोशाक का किया जाएगा। है? आप क्या तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं? और आप ये कहते हैं कि जिसके दिल में राम बसते वही इस देश में रहेगा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आपको समझ नहीं है? आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं? आप इस देश को ऐसे देश बनाना चाहते हैं जहां किसी एक वर्ग विशेष के बारे में बात की जाए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव से बौखला गई है। ये इस तरह के अनगढ़ंत बयान देने चालू कर दिए। भरत जी, जिस जिनके तरीके पास से मैं आपकी आपको कह पूरी रहा हूं, बातों को मैंने सुना, कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करना चाहती है। इस पर जवाब मैं एक बार राजेश जी से ले लेता हूं। राजेश जी, आप भी जुड़े हुए हैं, आपने भी अपने साथी को सुना, आपने विपक्षी नेता साथी को सुना किस तरीके से आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने यह भी लगाया कि कर्नाटक की जो हार हुई है उस हार से आप लोग बौखला गए हैं। और लेकिन राजेश जी, एक बड़ी बात यहां पर यह भी है, जब एक वर्ग विशेष की बात सामने आती है तब भारतीय जनता पार्टी इतनी उग्र नजर क्यों आती है, इतनी उत्सुक नजर क्यों आती है जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? अगर राजेश जी वो छात्रावास बन भी जाता है तो उससे क्या समस्याएं होंगी? सवाल यहां पर यही है कि अगर छात्रावास बन भी जाता है तो वहां पर क्या कुछ दिक्कतें होंगी? छात्र वहां पर रहेंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए वहां पर। अभिषेक जी, राजेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, अभी अभिषेक जी, अभी अब आपकी आवाज़ आई है मेरे जी। पास। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो आप ये कह रहे हो कि ये हॉस्टल बन जाता है, तो ये कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति को आपको स्पष्ट दिखा रहा है। भाई आप जी। इनको हॉस्टल दो, हमारे को कहाँ ऑब्जेक्शन है, पर जी। आप हॉस्टल कहाँ दोगे जहाँ इनके लोग रहते हैं? आप हिंदू क्षेत्र में जहाँ 99% हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जी। है, उस क्षेत्र में आप इनको जमीन अलॉट कर रहे हो। आपको पहले भी आपने हज हाउस अलॉट किया, उसका हमने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आपने देखो सांगानेर बचाओ समिति ने उसका विरोध किया है। जी। आप ये देखो पब्लिक उसका विरोध कर रही है, बाजार बंद पब्लिक ने किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इन कांग्रेस की जो सरकार है, जो हमेशा एक वर्ग विशेष के साथ खड़ी मिलती है, आप चाहे इस 4 साल का इतिहास उठा के देखो। जी। जयपुर के कांवटिया सर्किल पे जी। इन्होंने रात को 10 बजे इनके मुस्लिम समाज के 7,000 लोग इकट्ठे वहां हुए, उन्होंने लगभग 200 गाड़ियों के कांच रात्रि में तोड़े। जी। 36 लोगों के विरोध में एफआईआर दर्ज हुई। इन्हीं कांग्रेसी के नेताओं ने, उसमें आदरणीय इनके प्रताप जी खाचरियावास जो ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हम एक विशेष वर्ग के साथ भी रहते, उनमें एक जने को भी अरेस्ट नहीं होने दिया। इन्हीं के महेश जोशी जी जो हवा महल से विधायक है, कैबिनेट मंत्री है सरकार में, उन्होंने ही उन पे एक जने पे भी एफआईआर उनको अरेस्ट नहीं होने दिया। जो ये बात लंबी लंबी बातें करते हैं, इन्हीं के धर्म विश्व करौली में नववर्ष की शोभा यात्रा निकली, मुस्लिम समाज ने वहां पे जब पत्थरबाजी की, उसी के विरोध में, उसके पक्ष में ही अशोक गहलोत सरकार खड़ी हुई। अशोक गहलोत की सरकार की खुद की विधानसभा जोधपुर में जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, उसी शोभा यात्रा में जब मुस्लिम समाज द्वारा पत्थरबाजी हुई तो ये कांग्रेस सरकार उन्हीं के विरोध में खड़ी रही। आप उदयपुर के कन्हैयालाल वाला प्रकरण पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में पता है। उसी कन्हैयालाल का जब वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने गया, उसको धमकी मिली, उसकी रिपोर्ट इन्हीं की पुलिस ने दर्ज नहीं करी, उसमें ही केंद्र सरकार में एनआईए के तहत उनके अरेस्ट हुए। ये भी आपको जानकारी और हमारे कांग्रेस नेताजी को पता होगी। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई के कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने जब सरकार में आए थे इन्होंने ही कहा था किसानों की ऋण माफ करेंगे। इन्हीं की सरकार में कितने किसानों ने सुसाइड किया ये इनको जानकारी है। इन्हीं की सरकार में जो इन्होंने कहा था कि हम महंगाई से बिजली के बिल की रेट 6 बार इन्होंने बढ़ाई, और आज की तारीख में जो अब ये 100 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, आप फ्यूल चार्जेज उठा के देखो, इन्होंने 200 से उसको 1400 रुपये कर दिया। जी, ये बात महंगाई की करते। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा कहाँ? राजस्थान में है। और ये बात करते हैं महंगाई की, ये बात करते हैं बेरोजगारी की। अगर सबसे ज्यादा परीक्षा के रीट के परीक्षा कहीं के पेपर लीक कहीं हुए तो वो राजस्थान में। और ये बात करते हैं सही इनके गोविंद सिंह डोटासरा जो इनके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, उन्हीं के परिवार के, एक ही परिवार के लोग आरएस में पास हो रहे। आप भ्रष्टाचार की चरम सीमा को देखो, ये बातें करते। और रही बात विपक्ष की भूमिका निभाने की, हम हर जगह हर समय जनता के साथ खड़े मिले हैं।
जनता के लिए खड़े मिले हैं। और रही बात आने वाले समय में, ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन्हीं के एमएलए, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे उतने विधायक जीतेंगे जो कि एक फॉर्च्यूनर में सवार होकर जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके विधायक, इनके मंत्री कह रहे हैं। चलिए, जो ये ठीक है। बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक इस सबका साथ, सबके विकासधारा की विचारधारा। चलिए, ठीक है, मतलब सबका साथ लेकर राजेश जी आप लोग चल रहे हैं। भरत जी, सवाल लेकिन बड़ा यहाँ पर खड़ा ये होता है, जिस तरीके से बार बार आरोप आप लोगों पर ये लग रहे हैं भरत जी, कि एक वर्ग को लेकर, एक समुदाय को लेकर आप लोग ज़्यादा सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा है। जिस तरीके से आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है भरत जी, जाहिर तौर पर सॉफ्ट कॉर्नर की बात निकल कर सामने आई। जिस तरीके से मैंने कल की घटना का जिक्र किया, अमर सागर की जो घटना थी, वहां से कुछ ही दूरी पर एक मुस्लिम कॉलोनी बसाई गई है, वो अवैध है। ये कल की ही चर्चा में डॉक्यूमेंट्स जो है, पूर्व विधायक थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने भी पेश किए कि वो कॉलोनी भी अवैध है, लेकिन उसके बावजूद उस कॉलोनी पर पीला पंजा नहीं चला। लेकिन जिस तरीके से विस्थापित हिंदू थे, उनकी कॉलोनी पर, उनके घरों पर पीला पंजा चल गया। अभी मेरे जो साथी बीजेपी के प्रवक्ता है ये बात कह रहे थे, मैं इनसे जी। पूछना चाहता हूँ कि किस संविधान या किस कानून के तहत लिखा है कि आप किसी वर्ग के छात्रावास को, स्कूल को या किसी अस्पताल को या जो भी किसी वर्ग विशेष के लिए चीज बन रही है उसे बनाने के लिए आपको कोई इस तरह की अनुमति चाहिए कि यहाँ 90% है, 80% है या 70% है? जी। किस संविधान में लिखा है? जी। आप सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, जी। तो आपने तो एक वर्ग को इंगेट करके, इंगत करके आपने ये बता ही दिया कि आप उन वर्गों के साथ नहीं हो। आपने कहा था, आपने ये थोड़ी कहा आप अपराधियों के खिलाफ बोलिए। किसी वर्ग के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो व्यक्ति अपराधी होता है, ना कि सभी वर्ग की वो पूरी कौम अपराधी हो जाती है। ये वो देश है, इस देश में हमारे राष्ट्रपति अब्दुल APJ कलाम भी रहे। जी। इस देश के अंदर न जाने कितने ऐसे वर्ग के लोग रहे हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, और आप इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं महंगाई के ऊपर, आप पेट्रोल डीजल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक आज उस चीज का नहीं है। जी। तो मैं पूरा आपको दे सकता हूं, और इंडिया न्यूज पे बैठ के मैंने कितनी बार आपको बिजली की दरें जो आपने बढ़ाई है, पेट्रोल आपने जो बढ़ाया है, वैट आपने जो बढ़ाया है, उस पर न जाने कितनी बार मैंने कहा है। लेकिन बात आज हम इसी बात पे करेंगे। 2014 के बाद आप देखिए अभिषेक जी, इस देश का जो माहौल बदला, इस देश के माहौल में आज वो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि एक पड़ोसी अगर वो दूसरे धर्म का है तो उस दूसरे धर्म के पड़ोसी से हमें नफरत होने लगी है। इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर एक समय ऐसा हुआ करता था जब हम सभी लोग सभी त्योहारों को सहानुभूति से मनाते थे, एक दूसरे के दुख में हम साथ खड़े होते थे। लेकिन आज का नैरेटिव आप देखिए, मध्य प्रदेश की मैं आपको बात बताता हूं, एक जैन व्यक्ति को सिर्फ इस बात पर थप्पड़ मार मार के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खत्म कर दिया था कि वो मुस्लिम समुदाय से है। या मैं किसी वर्ग विशेष या किसी जाति धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमें सद्भावना बनानी है। लेकिन मैं बार बार आपको वही बात कहूंगा कि इन्होंने कर्नाटक चुनाव के अंदर आप देखिए, कर्नाटक चुनाव में एक वर्ग विशेष के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही। इन्होंने बजरंगबली के नाम से लोगों को किस तरीके से कहा कि आप हमें वोट डालिए। उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये है कि आज इस देश की जनता जो एजुकेटेड है, जो विकास के मुद्दों पर बात करना चाहती है, जो स्थानीय मुद्दों पर बात करना चाहती है, उन लोगों ने कांग्रेस को मत दिया। उन लोगों ने ये बता दिया कि अब इस देश में मोदी जी आपका धर्म प्रचार वाला काम नहीं चलेगा। आपको मैं ये कह रहा हूं कि इनको चैलेंज है कि ये धर्म के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम के अलावा अगर विकास के मुद्दे पर कभी बात करें तो हम मान जाए। ये कभी विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते। और अगर किसी तरह का कोई अलॉटमेंट हुआ है तो उस अलॉटमेंट को अगर कोई गलती थी तो उस गलती पर बात कीजिए। आप क्यों दो वर्गों के अंदर, क्यों धर्मों के अंदर आप इस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूं, ये देश रंग बिरंगा देश है। इस भारत देश की ये खूबी रही है कि यहाँ सभी वर्ग और सभी धर्मों को माना जाता है, सभी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग रंगों में हर धर्म की चीज देखी जाती है। राजनीति का सबसे बड़ा
जो चीज होती है वो होता है उस देश की जनता के मुद्दों को हमें उठाना, वहाँ विकास की बातों को करना, कि कोई तकलीफें हैं उनको आगे लेके जाना। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी एनआईए की आप बात कर रहे हैं, अरे उदयपुर में तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक दिन के अंदर 24 घंटे से जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लिया, और हमने बताया था कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। कहाँ गई थी आपकी इंटेलिजेंसी? और आप बात करते करौली की, आप बात करते अलवर के राजगढ़ की, आपको पता है 300 साल पुराना शिव मंदिर आपके बोर्ड ने तोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसमें 34 से 32 जो पार्षद थे वो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। और जब आपके सांसद वहां पहुंच जाते हैं, आपके मंत्री पहुंच जाते हैं, अनगढ़ बयान देते हैं, और जब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस हरकत को अंजाम दिया है, तब वो वहां से दुबक कर भाग जाते, एक बयान नहीं देते। और जब आप मंदिरों की बात करते हो, कितने मंदिर आपने तोड़े? 70 से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं आपने। 2013 से 2018 तक आपकी सरकार थी, और आज आप मंदिर मस्जिद के ऊपर लोगों को लड़वाना चाहते हैं, आप विकास पे बात नहीं करना चाहते। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखिए, आज राजस्थान के अंदर हम आर्थिक विकास दर में दूसरे नंबर पर है। आज हम फ्री में दवाई देने में पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर है। आज हम कोरोना मैनेजमेंट में पहले नंबर पर है। राजस्थान मॉडल की पूरे देश में बात होती है। आज किसानों को हम 2000 यूनिट फ्री दे रहे हैं। आपने क्या किया? आपने किसानों पे 3 काले कानून लगा दिए। आपने क्या करा? 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने के नाम पर आपने उनको छला। ईआरसीपी के नाम पर आप आज तक चुप है। ऑक्सीजन जब आपसे मांगी गई, आपने ऑक्सीजन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट तक ने यह चीज कही है कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी किसी धर्म विशेष पर या कुछ इस तरह के बयान देती है जो इस तरह की धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, तो उन पर जो राजस्थान सरकार है या कोई सी भी सरकार हो, वह स्वतः संज्ञान ले। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पूर्व ही दिया है। तो मैं अभिषेक जी आपको यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उससे इस देश के अंदर माहौल खराब होता गया। आप देखिए किस तरीके से नफरत फैलाई गई, किस तरीके से एक विशेष वर्ग के लोगों को सिर्फ ये टारगेट करके कहा गया कि ये गलत है। लेकिन मैं आपको फिर यही चीज कहना चाहता हूं, अपराधी के साथ किसी तरह की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं खड़ी होती है। लेकिन इस देश की जो बखूबी है, जो जिस संविधान ने इस देश को आज तक जीवित रख रखा है, 75 साल हो गए इस देश के अंदर ये संविधान है जो राजनीतिक पार्टियों को आज भी वो ताकत नहीं देता कि यहाँ पे एक तरीके से सैनिक शासन लगाया जाए, तानाशाही की जाए। ये कांग्रेस सरकार की देन थी इस संविधान की, जिसमें सभी वर्गों को लिया गया, सभी वर्गों का ध्यान दिया गया। आप क्या बात करते हैं? 75 साल के इतिहास को मिटाना चाहते हैं आप लोग। आप एक विशेष वर्ग को हमेशा इंगित करते हैं। इस देश में सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन भरत जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, आप लंबे समय से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बीच में सवाल यहां पर यह भी है, जिस तरीके से सवाल मैंने आपसे जब ये किया था कि जब अमर सागर की बात सामने आई, तो वहां पर आखिर क्यों दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, आखिर क्यों दोहरा व्यवहार किया गया वहां पर? जिस तरीके से भूमाफियाओं का कब्जा अमर सागर के आसपास के क्षेत्रों में है, जिस तरीके से भूमाफिया वहां पर एक्टिव है। भरत जी, कल चर्चा में जिस तरीके से बैठे हुए थे आपकी तरफ से नेता, यानी कि कांग्रेस की तरफ से नेता जिस तरीके से कल बैठे हुए थे, उन्होंने भी इस बात पर कुछ कहा नहीं, बसते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का पता था कि भूमाफिया वहां पर एक्टिव है। वो भी केवल और केवल यही कहते हुए नजर आए कि कार्यवाहियां की जाएंगी। लेकिन भरत जी, जब मैं उन तस्वीरों को रखता हूं आज की तस्वीर के साथ, तो फिर यही लगता है कि पड़ला जो है वो एक बराबर नहीं है, व्यवहार जो है दो तरीके से किया जा रहा है। भरत जी नहीं, अभिषेक जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं जयपुर जिले की आपको एक बात बता रहा हूँ। जयपुर जिले में आए दिन जेडीए के द्वारा और नगर निगम के द्वारा जो भी भूमाफिया है, वो चाहे किसी वर्ग के हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को हो या कोई पावरफुल आदमी हो, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने किसी तरह से भूमाफिया पनपे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। भरत जी देखिए, यही वो लूपहोल है। बात केवल जयपुर की नहीं है, राजस्थान जयपुर में नहीं, मैं राजस्थान में भी आपको बात बता रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, राजस्थान में भी मैं आपको वही बात बता रहा हूं। राजस्थान जो है वो जयपुर तक सिमट कर नहीं रह जाता। राजस्थान की सीमाएं हरियाणा से लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं, तमाम अन्य राज्यों से भी इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, गुजरात से लगी हुई हैं, तो राजस्थान वहां तक फैला हुआ है। बात वहां तक होनी चाहिए भरत जी। मैं इसीलिए अमर सागर की बात बीच में बार बार ला रहा हूं कि ये मामला कल का ही है। इस मामले को ज्यादा समय नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा हुआ होगा भरत जी। तो वहां पर क्यों अभिषेक जी देखिए, नहीं देखिए अभिषेक जी, अगर इस तरह के अगर कोई भूमाफिया पनपे हुए हैं, इस तरह के अगर किसी लोगों ने इस तरह की हरकत की हुई है, तो राजस्थान सरकार का जो प्रशासन है, उस पर जल्दी संज्ञान लेगा। अच्छा, हम आपको फिर यही चीज कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक बात मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, कोई सांप्रदायिक दंगा
भरत जी, एक बात मैं आपके संज्ञान में और डालना चाहूंगा। जिस तरीके से कल तस्वीरें सामने आई थी, कल जिस तरीके से इस विषय पर चर्चा हुई थी, जानकारियां ये भी मिली थी कि जो जमीनें हैं जो विस्थापित हिंदू थे उन्हें बेची गई थी। वो घेर के भी नहीं थे वहां पर कि इस तरीके से वो कहीं से आए, उन्होंने अपना डेरा जमाया, उन्होंने अपने बर्तन अपने सामान वहां पर रखे और उस जमीन पर कब्जा कर लिया। वो जमीनें उनको बाकायदा बेची गई थी। आप समझ सकते हैं, जमीनें बेचना, जमीन की रजिस्ट्री होना, उसका नाम जो स्थानांतरित होता है, सीधे तौर पर सरकार पर सवाल निशान है ये, क्योंकि सरकार का ही तंत्र वहां पर काम करता है। नहीं भरत जी, समझिए आप मेरी बात को, सरकार का ही तंत्र वहां पर काम करता है कि जब जमीन किसी और को स्थानांतरित की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब कलेक्टर महोदय की मैंने बाइट सुनी थी। अभिषेक जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैंने जो कलेक्टर महोदय जी की मैंने बात को सुना था, उन्होंने उसमें बताया भी है कि जो ये खसरा थे, ये खसरा यूआईटी के अधीन थे और इसको जो अलॉटीज थे उनको बेचा गया। और फिर जब इनको कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया था और कुछ लोगों ने अस्थायी तरीके से तंबू वगैरह बनाकर जो वहां पे था वहां पे अपने बना रखे थे, जो भी घर था या तंबू था। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के लिए अन्य स्थानों पर एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जितने भी विस्थापित थे, 5 विस्थापित थे, उनसे बात की गई है। उनका पक्ष सुनने का भी पूरा सरकार ने प्रयास किया है और साथ ही साथ उनको आश्वस्त किया गया है कि वहां से जब इनको हटाया गया है तो अन्य जगह पर इनको जगह दी जाएगी। लेकिन मैं अभिषेक जी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह की बात होती है तो हम उसे हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य वर्ग के धर्म पर इंगित करके ना चीज करें। देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो, अगर किसी तरह की प्रशासन में कोई कमी रह जाती है या किसी तरह से कोई बात गलत होती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चीज को सही तरीके से प्रस्तुत करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, हम बार बार यही कहते हैं कि आप वर्ग विशेष के ऊपर, जाति विशेष के ऊपर इंगित करके क्यों भरत जी, कुल मिलाकर बात यह है कि वर्ग विशेष, जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपका कहना भी ठीक है। और भरत जी देखिए, उंगलियां आप पर ही उठेंगी क्योंकि आप लोग सरकार में हैं और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, नहीं भरत जी, और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी आप लोगों से रहेंगी क्योंकि आप लोग ही सरकार में हैं। बात समझिए आप। ठीक है, राजेश जी का रुख करूंगा मैं। राजेश जी, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को लेकर राजनीति करने के आरोप आप लोगों पर लगते हैं, ये आखिर कब तक चलेगा? क्या आपको लगता नहीं है कि अब जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो अब वर्ग विशेष की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है? क्योंकि राजेश जी, अब जनता इतनी चालाक हो चुकी है, गांव तक की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, कहें जाहिर तौर पर पहले भी समझदार थी, लेकिन कहा जाता है ना, जिस तरीके से तमाम किताबों में भी लिखा जाता है, अखबारों में भी लिखा जाता है कि जनता भोली भाली है, जनता को नेता जो बेवकूफ आसानी से बना देते हैं। लेकिन आज की जनता वैसी नहीं है। तो राजेश जी, आपको नहीं लगता कि एक वर्ग विशेष को लेकर बातचीत करना, राजनीति करना, ये सही है? बजाय हम विकास के मुद्दों को लेकर बात करें, बजाय हम सड़क को लेकर बात करें, पेयजल को लेकर बात करें, जो लोगों को अन्य समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर बात करें? राजेश जी, मैं इस बारे में आपको कहूँगा। हेलो, जी राजेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय पे, जो हमारे साथी नेता कह रहे थे, ये हाँ ना, हमारे साथी नेता कह रहे थे भरत जी कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष के साथ खड़ी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म विशेष, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो प्रताड़ित होता है और इस कांग्रेस सरकार जिसको प्रताड़ित करती है हम उसके साथ खड़ी रहते हैं। ये अभी अब्दुल कलाम के लिए बोला, अब्दुल कलाम जी को अगर किसी ने राष्ट्रपति बनाया वो भारतीय जनता पार्टी थी, इनकी कांग्रेस है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विशेष के साथ होती तो उसको राष्ट्रपति नहीं बनाती। ये इन लोगों की सोच है। ये इन लोगों की सोच का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आप ये देखो, जब रामनवमी का जुलूस निकलता है धारा 144 जी, और वही मुस्लिम समाज का जुलूस निकलता है, कोई धारा 144 नहीं। वो इन्होंने किया, हमने नहीं किया। राम मंदिर वाला विषय था, राम मंदिर में 70 साल तक ये खिलाफ, इन्हीं के कपिल सिब्बल, इन्हीं के वकील लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े मिलते थे बीजेपी के पोजीशन में जी। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो आप इनके एक भी विषय को उठा के देख लो जिसमें इनके तुष्टीकरण की झलक नहीं झलकती हो। तो आप, हमने इनको कब कहा कि आप अल्पसंख्यकों को हॉस्टल जमीन अलॉट मत करो? हम तो कह रहे हैं उनको अलॉट करो, पर उनको अलॉट करो जहां वो रहते हैं। आप एक बात बताओ, जहां उनके समाज के लोग नहीं रहते, जहां उनके लोगों की आबादी नहीं, आप उस क्षेत्र में अगर इनका अलॉट करोगे तो क्या उसका मैसेज देना चाह रहे हो आप? तुष्टीकरण तो आप अपने आप कर रहे हो। आपने जयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जहां जहां निगम का आपने जो सीटों का डिवाइडेशन किया, जहां परिसीमन किया, आप खुद उठा के देख लो, आपने सारी जगह परिसीमन किया, वो एक समाज को देखते हुए, एक वर्ग को देखते हुए किया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कागज कहेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा
जो भी व्यक्ति दुखी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भारतीय जनता पार्टी की वही वसुंधरा सरकार थी जिसमें सब मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा लाल बत्तियां दी गई। इनकी सरकार में उठा के देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनकी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री नहीं मुस्लिम समाज का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूनुस खान जी कैबिनेट मंत्री थे, और एक नहीं दो बड़े महकमे के वो कैबिनेट मंत्री थे जी। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को भी उतना ही साथ लेके चलती है जितना हिंदू समाज को। पर क्या है, किसी वर्ग विशेष को जब कोई तकलीफ होगी, किसी को परेशान किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, उसकी तकलीफ में, उसकी पीड़ा में। ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से जनता के साथ खड़ी रही, इसीलिए आज भारतीय जनता कांग्रेस का धीरे धीरे पतन देखो। जो कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार होती थी, आज उसके पतन की स्थिति है, 4 राज्यों में सरकार नहीं है उसकी जी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास जी। उसी से लेकिन विचारधाराओं से हम चलते हैं, उसी विचारधाराओं से सबका भला करते हैं। सबका विकास की बात एक तरफ आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हॉस्टल का विरोध कर रहे हैं। अगर छात्र आवास बन जाएगा तो क्या समस्या होगी? आप अभिषेक जी, छात्र आवास, एक बार आपकी आवाज नहीं आ रही अभिषेक जी। जी राजेश, सवाल मेरा यही था कि एक तरफ जहां पर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। राजेश सुन पा रहे हैं आप? मुझे आवाज मिल रही है आपको मेरी अब? मैं अपनी टीम से कहूंगा प्लीज जो ऑडियो को दुरुस्त करें, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही राजेश जी तक। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे क्या? चले, लगता है राजेश जी से कुछ तकनीकी। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है राजेश जी अब? ठीक है राजेश जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर यह था कि एक तरफ जहां आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ हॉस्टल का विरोध। चलिए आवाज नहीं आ रही राजेश जी, मैं लौटता हूं दोबारा आपके पास कुछ समय में। हम तब तक ऑडियो को अब आ रही है आवाज। राजेश जी सवाल यहीं पे है, सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है, लेकिन हॉस्टल का विरोध किया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारा उस हॉस्टल से, जो आप किसी भी रेजिडेंशियल कॉलोनी में जहां लोग रह रहे हो, वहां आप कोई भी हॉस्टल लिखाओगे जिसमें 1000 बच्चे रहते हो, तो आप ये सोचो वहां पे रेजिडेंस दुर्बल नहीं होगा। वहां पे बच्चों के साथ आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज होगी और किसी धर्म विशेष को होगा, तो आप क्या जानते हो वहां पे शांति रह पाएगी? जी। हमारा विषय केवल इतना है कि आप अल्पसंख्यक को अलॉट करो। हम उनके अलॉटमेंट के विरोध में, उनके स्थान के विरोध में, कि आप जो स्थान उनके लिए किया है वो स्थान उपयुक्त नहीं है। आप उसके लिए रामगंज में करो, आप उसके लिए ईदगाह की तरफ करो, आप उनके लिए लंकापुरी में करो, बट जहां उनकी बहुयातात में लोग रहते हैं, जहां उनकी संख्या, हम कहां मना कर रहे हैं आप अलॉट मत करो। देखिए राजेश जी, बात फिर वहीं, हमारा विरोध कभी भी किसी के विकास में नहीं वहीं आ गई, बात घूमकर फिर वहीं आ गई। जहां लोग रहते हैं इसका क्या मतलब हुआ राजेश जी? वो तो छात्र है ना, वो तो पढ़ने आ रहे हैं। जहां हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, देखिए फिर वही, देखिए राजेश जी, आपने देखा बात फिर घूम फिर कर धर्म पर ही आ गई है कि जहां हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहां मुस्लिम धर्म के लोग नहीं रह सकते। जहां मुस्लिम धर्म के लोग हैं वहीं हॉस्टल बनना चाहिए, वहीं पर जो है ये अल्पसंख्यक हॉस्टल जो है वो खोले जाना चाहिए। आखिर ये किस किताब में लिखा हुआ है राजेश जी? मुझे आप ये बता दीजिए कि जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है वहां पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई नहीं रह सकते, या जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रह सकते? ये मुझे आप बता दीजिए बस। चलिए राजेश जी, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। भरत जी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहे। इस वक्त सीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं हम।
चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल भी आपसे ही था, जिस तरीके से कि ये आखिर किस तरीके की बातें हैं, आखिर किस तरीके की राजनीति है, या कहें कि किस तरीके का प्रजातंत्र है कि जो क्षेत्र वो मिल है जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां पर हिंदू लोग नहीं रह सकते, जहां पर हिंदू आबादी ज़्यादा है वहां पर मुस्लिम लोग नहीं रह सकते, या मुस्लिम छात्रावास नहीं बन सकता। आवाज राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखो अभिषेक जी, जी आप जो कह रहे हो जी कि मुस्लिम समाज का हॉस्टल हिंदू बहुल्य क्षेत्रों में क्यों नहीं बन जी, आप किसी भी वर्ग विशेष का जी किसी भी वर्ग विशेष के साथ आप बना के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जी आप खुद तुष्टिकरण कर रहे हो। जी ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वहां की जनता की आवाज है कि इस हॉस्टल को यहाँ नहीं बने, और जनता के साथ खड़ा होना इस भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी खड़ी रही है, आज भी खड़ी रहेगी और आगे भी खड़ी रहेगी, जी क्योंकि ये जनता ने इसका विरोध किया। आपने देखा पूरे सांगानेर को आज बंद किया, जनता ने किया, जनता के जी। व्यापार मंडल ने बंद किया, जी। लोगों ने बंद किया। भारतीय जनता पार्टी तो केवल उनके साथ खड़ी जी। है, उनके इस तकलीफ में, उनकी पीड़ा में, जो ये कांग्रेस सरकार जो तुष्टिकरण करी है उनके लिए। जी, लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से एक तरफ आप, वही मैंने जिक्र किया, मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि हर कोई भाई भाई है, और समाज जो है वो इस तरीके से ही बनता है कि जब समाज में हर वर्ग के लोग जब जुड़ते हैं, आते हैं, तब जाके एक समाज का गठन होता है। ये तो बेसिक सी बातें हैं। अगर हम 5वीं क्लास को लेकर बात कर लें, 6ठी क्लास को लेकर बात कर लें, उस वक्त ही किताबों में बातें लिखी गई हैं, उस वक्त ही किताबों में बातें समझाई जाती हैं कि समाज का गठन किस तरीके से होता है। समाज का गठन इस तरीके से ही होता है। राजेश जी, आप लोग कहते हैं कि आप लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब समाज ही नहीं होगा तो लड़ाई किस बात की? चलिए राजेश जी, मैं आपका रुख करूंगा और इन